मैक्सवेल की समीकरण पढ़ाई। मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के आधारभूत जो नियम है उनको गणितीय रूप में व्यक्त किया, उनकी व्याख्या की, और जब उनकी व्याख्या की तो उसके आधार पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने जितनी भी स्थिर वैद्युत की, चुंबकत्व, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण आदि के नियमों को मिला करके क्या बनाई? अपनी 4 समीकरण बनाए और उन्हें गणितीय रूप दिया। तो उसमें पहली समीकरण है स्थिर वैद्युत की गाउस की प्रमेय। गाउस स्थिर वैद्युत का गाउस का नियम, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये चारों समीकरण आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इनकी गणितीय व्याख्या की है किसने? मैक्सवेल ने। तो स्थिर वैद्युत का गाउस का नियम, इसके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कोई भी जो विद्युत फ्लक्स है फाई, वह उस पृष्ठ के कुल आवेश का ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। विद्युत फ्लक्स को हम व्यक्त करते हैं इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है? आवेश। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो गाउस की प्रमेय हमें क्या बताती है? गाउस की प्रमेय हमें बताती है कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 2 है आपका स्थिर चुंबकत्व का गाउस का नियम। स्थिर चुंबकत्व का गाउस का नियम, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। किसी बद्ध पृष्ठ से बंद चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यानी कि इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जितनी चुंबकीय रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकलती हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से देखो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अगर हम क्षण चुंबक लेते हैं और ये N है और ये S है, तो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलकर S में प्रवेश करती हैं। N से निकलकर S में प्रवेश करती हैं। N से निकलकर S में प्रवेश करती हैं, है ना? ये आपने छोटी क्लासों में कक्षा 10 में प्रैक्टिकल में भी देखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं N से निकल के S में प्रवेश करती हैं। यानी कि टूटी हुई, यानी कि स्वतंत्र चुंबकीय बल रेखाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे, इतने छोटे टुकड़े करें कि परमाणु के स्तर के टुकड़े कर लें, तो भी उसमें एक क्या होगा? नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ होगा। यानी कि स्वतंत्र ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां भी आप देखोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलेंगी और S में प्रवेश करेंगी। तो जो दूसरा नियम है स्थिर चुंबकत्व का गाउस का नियम, उसकी व्याख्या में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरा है जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का
विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, प्रेरण का नियम। इसमें क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसका गणितीय रूप हो गया विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब देखिए जो विद्युत वाहक बल है यानी कि विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में E इक्वल टू होता है dV अपॉन dr या फिर E इंटू dr यानी कि डिस्टेंस है ये r, या फिर dl भी लिख सकते हैं आप इसे, तो dl इक्वल टू dV। फिर विभवांतर E डॉट dl के बराबर होता है। अब विभवांतर ही क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E डॉट dl बराबर माइनस डी, फाई को आप लिख सकते हैं ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स B इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा, स्थिर होगा। भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, स्थिर होगा, तो ए आगे आ जाएगा माइनस ए डी बी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। अब देखिए परिवर्ती विद्युत परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, इस समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं परिवर्ती विद्युत चुंबकीय परिवर्ती परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये निष्कर्ष निकल रहा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। अब हमें चौथा नियम है जो इसमें, वो क्या है उसे देखिए। चौथा नियम है भाई जो एम्पियर का परिपथीय नियम था उसमें किसने परिवर्तन किया, मैक्सवेल ने परिवर्तन किया, उसमें थोड़ा सुधार किया, उसमें विस्थापन धारा को भी जोड़ा, तो इसे कहते हैं चौथे को एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, इसके अनुसार क्या है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू 0 गुना होता है। इसका मतलब क्या है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो किसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा IC धन विस्थापन धारा ID का म्यू 0 गुना होता है। ठीक है ना। अब देखिए
विस्थापन धारा है इसमें, तो विस्थापन धारा का सूत्र लिख लीजिए, C प्लस म्यू जीरो और इसकी जगह एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। ये डी फाई ई क्या है, जहां फाई ई बराबर ई डॉट ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा गए क्षेत्रफल। इसको मान यहाँ रख लीजिए, तो म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो ई जीरो डी फाई की जगह लिखेंगे ई इंटू ए बटे डी टी। अब ए तो कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो आई जीरो ए डी ई अपॉन डी। तो आप जान सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल। अब इसमें देखिए ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप लिखेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अब देखिए, हमने तीसरे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम में निष्कर्ष निकाला था कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और हमने एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम से निष्कर्ष निकाला कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसी के आधार पर मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या की थी। अब हम कैसे व्याख्या करेंगे, देखो इससे निष्कर्ष क्या निकला, चारों से पहला है स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम, उससे निष्कर्ष निकला कि आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा था स्थिर चुंबकत्व का गाउस का नियम, इससे निष्कर्ष निकला कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, उससे निष्कर्ष निकला कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और चौथे एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम से निष्कर्ष निकला कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसी के आधार पर मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी की। अब कैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं ये देखिए भाई। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा में हम ये पढ़ते हैं कि जो दोलन करने वाला आवेश है वह क्या करता है, उसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब माना कोई आवेश गति कर रहा है, परिवर्ती भाई ऑसिलेट कर रहा है कोई आवेश, तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा पैदा हुआ, फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। गतिशील आवेश ने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और फिर धीरे धीरे कम हुआ, परिवर्तित हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र पहले बढ़ रहा है फिर धीरे धीरे घट रहा है।
तो यह वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया इसने। फिर ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है। ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखो ये था वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, इसने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। इस चुंबकीय क्षेत्र ने परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। इस वैद्युत क्षेत्र ने परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र फिर से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर ये पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा करके घट रहा है। अब ये आया आपका वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। छोटा, फिर बड़ा, और फिर और बड़ा, फिर छोटा। और इसी प्रकार से यह ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। और ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र फिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और ऐसी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। और ये क्या है, संचरण की दिशा की दिशा। तो गतिशील दोलन करने वाला आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुम्बकीय क्षेत्र भी होता है, और ये दोनों संचरण की लंबवत दिशा में गति करते हैं। और विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, चुम्बकीय क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उसकी परिभाषा इसके आधार पर निकाली जा सकती है। तो दोलन करने वाला आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये किसकी होगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा होगी। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें मैक्सवेल की समीकरण के आधार पर व्याख्यायित की जा सकती हैं। धन्यवाद।